क्या बरेली हिंसा सोची समझी साजिश थी? सवाल इसलिए क्योंकि जो लोग बरेली हिंसा के बाद पकड़े गए उन लोगों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। यूपी में माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि अब एक एक कर सभी आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष की सभी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गई। कांग्रेस के इमरान मसूद से लेकर दानिश अली भी इस पर राजनीति करने वहां जाने की तैयारी में थे। और तो और हैरानी इस बात की भी हो रही है कि घटना यूपी में हो रही है और सियासत कहां हो रही है? बिहार में। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे विपक्षी नेता बिहार को साधने में लगे हैं? विपक्ष के नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए हैदराबाद के भाईजान ने तो इसे मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार से जोड़ दिया। आज करेंगे इसी पर 5 की पड़ताल, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। धर्म की आड़ में बरेली में हुए हिंसा के दूसरे जुमे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। बरेली और संभल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो वहीं बरेली हिंसा पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, जिससे सियासी तूफान मचा हुआ है। नफरत की साग में विपक्ष सियासी रोटी सेकने में जुटा है। भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी आई लव मोहम्मद की आड़ में हुई हिंसा की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी पर निशाना साध रही है। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? इस मामले को बातचीत करके सुलझाया जा सकता था, रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन जिस तरह का रवैया हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक जिसको कहा जाए कि अपने आप को वो कानून से ऊपर समझते हैं। यूपी में सीएम योगी ने धर्म की आड़ में हिंसा करने वाले लोगों को अल्टीमेटम दे दिया है। सीएम योगी ने साफ कह दिया कि गजवाए हिंद की साजिश का सपना देखने वालों ने अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उन दंगाइयों को जहन्नुम भेज दिया जाएगा। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली हिंसा की साजिश पर सीएम योगी के तेवर सख्त हैं। सलाखों के पीछे पहुंच चुके मौलाना तौकीर रजा पर शिकंजा कसा जा चुका है। उसके राजदार भी एक एक कर साजिश का सच उगल रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण की सियासत करने वाले हिंसा की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बरेली हिंसा का क्या कनेक्शन बिहार से जुड़ रहा है? सवाल ये कि क्या ये पूरी सोची समझी साजिश थी और क्या इस पर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ सियासत हो रही है? इसी पर 5 की पड़ताल हम करेंगे और हमारे साथ प्रवक्ता, एक पैनल है प्रवक्ताओं का। दिनेश सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, डॉक्टर पूजा मिश्रा है प्रवक्ता एसपी की, मुमताज आलम रिजवी हैं इस्लामिक स्कॉलर है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं सबसे पहले मुमताज आलम जी आपके पास आऊंगा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसे लेकर सियासत बहुत हो रही है और उत्तर प्रदेश में घटना होती है, यूपी में संभल में, चर्चा कहां की जाती है? बिहार जाकर। बिहार से जुड़ना जायज नहीं है क्या? ये बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको हमारा आदाब, नमस्कार। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई आराध, उन पर राजनीति करना ये कतई मुनासिब नहीं है। इसकी कोई हिमायत नहीं करेगा। यूपी में जो कुछ हुआ मैं समझता हूं कि उसमें हुकूमत का फ्लेवर था। कानपुर में अगर ये घटना हुई थी, हुकूमत चाहती तो बहुत खूबसूरती से बातचीत करके उस घटना को वहीं पे रोक दिया जाता। और पता नहीं क्यों मुसलमानों से बातचीत करने में बड़ी तकल्लुफ होती है। सबसे बात हो जाएगी, हर किसी से बात हो जाएगी, लेकिन मुसलमान डेलीगेशन न जाए। ये डर इसलिए है क्या कि जो वादा था वो पूरा नहीं कर पाए और हिंदू को पोलराइजेशन करने का यही तरीका है कि मुसलमान के करीब न जाया जाए। तो राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो करे राजनीति, लेकिन बीजेपी राजनीति नहीं कर रही, मुझे ऐसा नहीं लग रहा।
सरकार, क्योंकि देखिए पूरा मामला कई बार हमने देखा कि 2024 में जब नतीजे आए तो उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। अच्छा, झटका कब लगा कि जब भव्य राम मंदिर की बात हुई, जनाब हमने भव्य राम मंदिर बना दिया है, अयोध्या में हार गई अपनी सीट, उसके बाद से बड़ी बेचैनी है, ऐसा लग रहा है बीजेपी में और सरकार में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में तू मैं भी रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फिर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही कि ऐसा माहौल बनाया जाए और उसे देखिए, कम्युनलाइज आप किया जाए। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी लेकिन पे। मुमताज जी, मैं भाई हमारे दिनेश जी हमारे साथ बैठे हुए बीजेपी के। दिनेश जी, क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? अनूप जी, अभी जो मुमताज जी कह रहे थे कि अगर सरकार चाहती तो कानपुर के बाद इसको रोक लिया जाता। सरकार को बातचीत करना चाहिए था, तो क्या बातचीत नहीं की गई? ये लोग लिखित तौर पर क्या शासन को जाकर जिला अधिकारी को और पुलिस अधीक्षक महोदय को, दोनों लोगों को लिखित रूप में नहीं कहा था? क्या इन्होंने लिखित अपनी स्वीकृति नहीं दी थी? लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया? बातचीत तो हमेशा शासन और प्रशासन दोनों करना चाहता है, लेकिन इन दंगाइयों से, इन आतताइयों से कैसे बात की जा सकती है? और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाया जा रहा है। तौकीर रजा गए थे, खुद गए थे, उनके लोग गए थे। पहले उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिला, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से मिले, बाद में दोनों अधिकारियों से संयुक्त रूप से मिलकर इन लोगों ने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं होगी, सिंपल से ज्ञापन देने की बात है। तो शासन ने उसको, प्रशासन ने उसको माना, लेकिन कौन नहीं माना? और सिर्फ उसमें बरेली के लोग नहीं थे, कैसे और जगहों के लोग कैसे वहां 20,000 की संख्या पहुंच गए, कैसे पहुंच गई? और आप इनसे किस भाषा में बात कर सकते हैं? जो जिस भाषा में समझ सकता है अनूप जी, उससे उसी भाषा में समझना पड़ेगा। अब इसको कोई किसी चश्मे से देखे, मुमताज भाई जिस रंग का चश्मा लगा लेते हैं ना, दुनिया वैसे ही नजर आती है। अगर आपने लाल रंग का चश्मा लगा लिया है तो आपको लाल नजर आएगा, हरे रंग का लगा लिया है तो सब कुछ हरा नजर आ जाएगा। जब आपने एक चश्मा ऐसा लगा ही लिया जाएगा तो शासन और प्रशासन जो भी अच्छा करेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो उन लोगों को अच्छा लगेगा। आज जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कर रही है, आज सिर्फ बरेली के लोगों को नहीं, आज उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं, आज पूरे देश के लोगों को अच्छा लग रहा है। देश के किसी कोने में चले जाइए और आप पूछिए कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, आपको कौन सा मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा पसंद है, लोगों के मुंह से एक ही आवाज निकलती है, वो आवाज है योगी आदित्यनाथ। चले दिनेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। जहां कहीं भी इस तरह का प्रयास किया जाता है कि वहां के अमन चैन को खराब करने की कोशिश की जाती है, तो लोग योगी आदित्यनाथ जी को। चलिए, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा दिनेश जी आपके। पूजा जी हमारे साथ हैं। क्या यूपी की? जी मुमताज जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं सिंह साहब से कि एनसीआरबी की जो ताजा रिपोर्ट आई है उसे देख लीजिए कि क्राइम में उत्तर प्रदेश कहां पे पहुंच गया है। मैं उसको देख चुका हूं। ये हलवा मैं उसको देख चुका हूं। पहले एक बात सुन लीजिए मुमताज जी, आप भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में ही रहते हो। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा, ये ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी योगी आदित्यनाथ जी के पहले? सब कुछ अच्छा हो गया। आपको जिलेवार अगर बताना चलो तो उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश सिर्फ अराजकता के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का प्रदेश जनपद एक बाहुबली के लिए जाना था। किस तरह से उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं। फतेहपुर में आप उस आंकड़े को देखते रहिए, हम आंकड़े प्रतिदिन देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी उस आंकड़े को देख रही है। आप बताइए कहां से उसका हुक्म होता है? जब करनी सेना के लोग हजारों की तादाद में तलवार लेके पहुंच जाते हैं तब क्या होता है, आप हमें बताइए। जब यतीम क्या होता है मुझे मैं ये कह रहा हूँ, देखिए दो चीजें करते हैं। जब एक किसी को भी देखिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा तो उत्तर सुन लीजिए। जब आप देखिए किसी को भी
जब देश विनय और कटियार प्रदेश में कहते हैं भी अयोध्या के किसी को भी मुसलमानों को धरना निकल और जाना चाहिए, प्रदर्शन करने तब का आपकी सरकार सबको कहाँ रहती अपना है? अधिकार ये है, तमाम चीजें सबको आप एक अधिकार है। तरफा कार्रवाई लेकिन जरा करते हैं। सुनिए, आप सुनेंगे आप नहीं जो ना। है मुसलमानों लेकिन पे एक राजनीति करना संवैधानिक चाहते हैं। दायरे में अरे कब तक अगर आप मुसलमानों उस पे राजनीति संवैधानिक करोगे? दायरे के कब तक आगे ये हिंदू जाएंगे मुस्लिम करोगे? तो आपको अरे वहां पर विकास की योगी जी बात की करो, आपको पुलिस खड़ी मिलेगी। बेरोजगारी है तो आप ये रोजगार मान दो, लीजिए, महंगाई है अगर तो महंगाई आप कम कोई करो, हरकत इस चौराहे विकास की पर कमी है करेंगे तो विकास करो। तो अगले चौराहे पर योगी आप जी की बताइए पुलिस ना। हिसाब किताब बराबर करने के लिए खड़ी होगी। ये वो सरकार नहीं है अरे भाई कहने जो से कुछ नहीं अपराधियों के होता साथ यार, खड़ी साल है। से तो यही कह रहे हो। ये सरकार क्राइम नहीं रेट है क्यों बढ़ जो गया? आतंकवादियों के आप साथ बताइए खड़ी है। उत्तर ये वो प्रदेश का सरकार क्राइम नहीं रेट है क्यों बढ़ा? जो आतताइयों के साथ खड़ी है। ये वो अरे भाई सरकार नहीं है आतताई का जो क्या मतलब रंडगियों होता है? के आप साथ खड़ी बताइए। हुई है। ये योगी आतताई का अर्थ आदित्यनाथ जी बताइए। की सरकार है। अरे आप अगर बीजेपी किसी के ने भी बड़ी कानून पार्टी विश्व व्यवस्था की को अपने सबसे हाथ बड़ी में लेने पार्टी की कोशिश बीजेपी की है, तो उसके आप उसके साथ प्रवक्ता वही हैं। बर्ताव होगा जो हो रहा आतताई का है। अर्थ बताइए क्या निश्चित होता तौर है? पर योगी जी का बुलडोजर वहां आतताई का पहुंचेगा और अर्थ कार्रवाई बताइए क्या करेगा। होता है? आतताई का अर्थ बताइए क्या होता है? क्या मतलब होता है आतताई? आतताई का अर्थ यही है कि जो सामान्य लोगों के जीवन में आतंक पैदा करना चाहते हैं, हाँ। जो दूसरे समुदाय के लोगों के अमन चैन में दखल देना कौन सा चाहते समुदाय हैं, वहां पे था जो जो जिस पे जो वो हमला जो करने जा रहे उत्तर थे? मैं प्रदेश बताइए, की सुनिए जिस सुनिए पे सुनिए अटैक सुनिए करने जा शांत रहे थे होकर। वहां के जो लोग उत्तर प्रदेश की कहाँ बहन जा रहे थे बेटियों वो? को स्कूल हाँ? जाने से रोकने का और फिर काम आप करती हैं, इतनी बड़ी घरों से सरकार है, काम करने में आप जाने इतना पे आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रोकते था? हैं। जो लोग आपका जरा खुफिया सुन विभाग लीजिए कहाँ आप, था? चले जो दिनेश जी, लोग पहले से मुमताज जी, जो मैं लोग रोकूंगा बहुत दूसरे देर से। धर्म के आप होकर दोनों भी आपस में दूसरे धर्म बहस का कर रहे हो, पता नहीं चल रहा है एक दूसरे को भी कि कौन सवाल क्या कर रहा है। मैं दोनों को रोकूंगा। मुमताज जी, दिनेश जी, आप दोनों थोड़ी देर खामोश रहिए। पूजा मिश्रा भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं सपा की। पूजा जी, आपको क्या लगता है ये जो तमाम चीजें जो चल रही है, ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है विपक्ष की जिसने इस पर सवाल नहीं खड़े किए हैं? और जाहिर है ये वो राजनीतिक पार्टियां जो बिहार में चुनाव लड़ रही हैं। आज देखिए, कल चंद्रशेखर ने भी कह दिया, ओवैसी साहब तो वहां जाकर कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं। नहीं लग रहा आपको कि हो तो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसका इंपैक्ट बिहार में पड़ रहा है? अनूप जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। बात सही कह रहे हैं, ये सब कुछ हो ही रहा है बिहार चुनाव को लेकर के। वरना सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी जम्मू कश्मीर में है, सेकंड में असम में है, थर्ड में वेस्ट बंगाल में है, फोर्थ में बिहार में है, फिफ्थ में हमारे राज्य में है, और उसके बाद में महाराष्ट्र न जाने कितना पीछे आता है। लेकिन महाराष्ट्र के मौलाना को जो है प्लांट कर दिया बीजेपी ने, वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 16% ऑफ जो वर्किंग पॉपुलेशन है बिहार की, वो महाराष्ट्र में जॉब करती है। अब बताइए, बाकी देश के जो जितने राज्य में ज्यादा मुस्लिम है उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ा और इनको यहाँ पड़ गया, क्योंकि भाजपा यही चाहती है। और आपने अभी आपका चल रहा था डॉक्यूमेंट्री चल रहा था, आगे चल रहा था, उसमें कहा गया कि ये जो भड़काऊ मौलाना है या भड़काऊ जो है क्या आपने शब्द यूज किया हुआ था, भाई साहब के लिए जो भी यूज करते हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कम है? अनूप जी, आप ये बताइए, जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके का माहौल चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को क्या भाषण दिए थे? मैं कहूंगी भाई साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सूडो महंत ने भड़काऊ भाषण दिया। वो भड़काऊ महंत हो रखे हुए हैं, कह रहे हैं 7 पुश्ते याद रखेंगे। अनूप जी, क्या आपसे कोई गलती होगी तो आपके 7 पुश्तों को धमकी दी जाएगी? और आप कहेंगे इन लोग नहीं समझते हैं। जैसे मुसलमान पहुंचते हैं, इनको तुरंत याद आ जाता है कि अब इनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। इनसे पूछिए, कानपुर में रामनवमी के दिन इनके पार्षद द्वारा लीड किया गया मॉब पुलिस के ऊपर पथराव करती है, जूते चप्पल चलाती है, तो क्या उनके ऊपर खड़ाऊ चला करके फेंका हमारे माननीय महंत जी ने? खड़ाऊ पहनते नहीं, महंत जी फेंकेंगे कहां से? तो जो भी पहनते हैं अपने जो है चरणों में फेंका, लेकिन उन्होंने तो फेंका था जो पहनते थे पुलिस के ऊपर में, कुछ नहीं बोला। उसके बाद में यहीं पे जो है दरगाह में जाते हैं फतेहपुर में, इनके ही भाजपा के जिला अध्यक्ष है मुखलाल पाल, वो बकायदा पत्र लिख करके जाते हैं डीएम को। यहाँ पे पत्र लिख करके आप परमिशन नहीं लिया तो आपका बंद कर दिया जाता, तो वहां पे पत्र लिखा जाता है कि हम जाएंगे दरगाह पे तांडव मचाने के लिए, और उसकी परमिशन दे दी जाती है। वो वहां पे जाकर तांडव मचा रहे, फिर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। अभी इन्होंने बोला भाजपा के प्रवक्ता ने कि इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए, कैसे इकट्ठा हो गए? भाई ये एलआईयू बताए ना, आपके हाथरस में भी यही हुआ था कि 20,000 लोगों की परमिशन थी, 2 लाख लोग इकट्ठे हो गए, भगदड़ में 12 लोगों की मृत्यु चली गई और आप किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाए। आप कहते हैं तो प्रशासनिक फेलियर हो गया। और यहाँ पे 20 ना तो अनूप जी आपकी जिम्मेदारी है, ना तो डॉक्टर पूजा मिश्रा की जिम्मेदारी, ना पैनल में उपस्थित किसी की जिम्मेदारी है ये जानकारी रखना कि 10 लोगों की परमिशन है, करोड़ लोग कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। ये एलआईयू का कार्य है। उनको पता कैसे नहीं चला कि मैसेज फ्लो कर रहा है? क्योंकि वो चाहते नहीं है इस पे एक्शन लिया जाए। अनूप जी, आपको कोई चीज निकालना हो ना, भाई 10 लोगों की इकट्ठा करना हो ना, ये एलआईयू को खबर पहुंच जाएगी, आपके पास में फोन आ जाएगा। अनूप जी, आप कहां निकालने जा रहे हैं? नहीं पूजा जी, बिल्कुल आप जायज बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर एलआईयू या फिर जो चीजें जहां नहीं पता चल पाई या चल पाई, तो भी अगर क्या भीड़ इकट्ठी होगी और सर तन से जुदा के नारे लगेंगे, पुलिस पर धक्का मुक्की की जाएगी,
तो क्या उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? सवाल यही है। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो हम लोग बरेली की बात कर रहे हैं, जो बरेली का मुद्दा उठा वो अगस्त से है। अगस्त से टाइनी, बिल्कुल टाइनी था। उसके बाद में 4 सितंबर में वो थोड़ा सा रिकॉग्निशन में आ गया। कैसे रिकॉग्निशन में आ गया? क्योंकि सरकार चाहती थी, सरकार चाहती है जहां पे मुसलमान का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पे हम इतना वेज क्रिएट कर डालेंगे, इतना हवा बनाएंगे उस चीज का, हम कहीं बुलडोजर चलाएंगे, कभी किसी मौलाना को महाराष्ट्र में प्लांट कर देंगे, उस पर बयानबाजियां कराएंगे, उसके बाद में हम खुद आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और भड़काऊ भाषण देंगे और कहेंगे कि ये इनको इनके भाषा में समझाया जाएगा। इसीलिए आपने नहीं जो है पूजा जी, तो फिर आप कमजोर कैसे पड़ रहे हैं? मैंने तो सुना है कि भाई विपक्ष ज्यादा मजबूत होता है सरकार से, लेकिन विपक्ष कैसे कमजोर हो गया फिर? कैसे नहीं कमजोर हो जाएगा? आप ये बताइए कि जब जो है आपके हाथ में जो पूरा का पूरा प्रशासन है और आप निर्दोष को 2 साल तक, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपके नेता को बाइज्जत बरी कर दिया, वो सीबीआई ने उसको 2 साल तक उन नेता को जो है जेल में रखे रहे, और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि कैसे कमजोर हो जा रहा है? जब जितनी सरकारी मशीनरीज है उनको आप जो है अपने शतरंज का मोहरा बना करके अपने हिसाब से 2.5 चाल 3 चाल चलाएंगे, तो आप कह रहे हैं कैसे विपक्ष मजबूत होकर के कमजोर दिख रहा है? तो विपक्ष धीरे धीरे करके भी स्ट्रांगली आ रहा है, तब हम आप बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, वरना तो जला दिए होते। इनके जो मुखलाल पाल है वो जाकर के दरगाह पे चले, मैं पूजा जी वापस आऊंगा आपके पास। पूजा जी, कोर्ट कचहरी नहीं मानेंगे, हमें जहां जमीन लगेगा हमारी, हम जाके कब्जा कर लेंगे। क्या कार्रवाई हुई अब बताइए? 500 लोगों को इकट्ठा करके इनके नेता कह रहे हैं कि हम नहीं मानते कोर्ट कचहरी को, हम जाकर के जहां हमको लगेगा हमारा अधिकार है कब्जा करेंगे। तो आप बताइए इनके तरफ से क्या कार्रवाई? ये तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैं पूजा जी, आप सवाल जो उठा रही है पूजा जी, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं, और मैं वापस आऊंगा आपके पास, आपसे पूछूंगा भी। लेकिन ए के जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। ए के जैन साहब, जो सवाल पूजा मिश्रा उठा रही हैं आप सुन रहे हैं कि सब चीज को सरकार ने अपने अंडर कर लिया। क्या ऐसा संभव है कि कानून को अपने दायरे में ले आए, हर एक चीज को न्यायपालिका को ले आए? ऐसा संभव है, वो भी उत्तर प्रदेश में? देखिए, किस परिप्रेक्ष्य में कह रही हैं मुझे नहीं पता है, पर मुझे इतनी जानकारी है। मैं बरेली में एसपी सिटी पोस्टेड रहा हूं बहुत पहले, और बरेली एक बड़ा ही पीसफुल सिटी माना जाता है। यहाँ पर इसको बरेली शरीफ कहते हैं। एक है बांस बरेली जो राय बरेली के लिए कहा जाता है, और ये बरेली शरीफ कहा जाता है। मैंने कई चैनल्स पे कहा कि यहाँ के जो हिंदुओं के प्रोग्राम हैं वो मुस्लिम्स शुरुआत कराते हैं, और मुस्लिम्स के प्रोग्राम्स की शुरुआत हिंदू कराते हैं, और साथ में मिलकर त्योहार मनाते हैं। ये पिछले कुछ सालों का फिनोमेना है, जब से कुछ लोग ये भड़काऊ टाइप के बीच में आ गए हैं और ये यदा कदा इस प्रकार की समस्याएं क्रिएट करते रहते हैं। इसका इलाज केवल यही है, इनको कई दिन से समझाने का प्रयास हो रहा था कि बरेली में ये सब मत करिए, फ्राइडे की कॉल मत दीजिए, इस समय हिंदुओं के त्योहार चल रहे हैं। मान भी गए थे, सुना बीच में ये, फिर इनके कुछ साथी जो हैं वो नहीं माने, फिर कॉल दे दी कि नहीं साहब इकट्ठे होंगे। तो ऐसे में मेरा मानना है कि जब हिंदुओं के फेस्टिवल्स चल रहे हैं, फिरंगी महली जी ने लखनऊ से अपील करी कि हिंदुओं के त्योहार चल रहे हैं, मुख्य त्योहार, ऐसे में इस प्रकार की कोई गतिविधि ना करें जिससे कि उसमें खलल पड़े और आपसी भाईचारा समाप्त हो। तो ऐसे में, और जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि दूसरे प्रांतों से लोग बुलाए गए, शाहजहांपुर के 2 क्रिमिनल्स अभी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं जिनको बुलाया गया, पे गोली लगी, जिन पर करीब 2-2 दर्जन केस हैं, गंभीर केस हैं। तो ये इस ओर इंगित करता है कि कुछ बड़ा करने की वो थी, और पुलिस प्रशासन मैं समझता हूं सख्त कार्रवाई कर रहा है, करनी चाहिए, जिससे दूसरों को भी नसीहत मिले कि इस प्रकार की कोई गतिविधि कानून व्यवस्था के जो खिलाफ होगी उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। हर धर्म के लोगों को अपना त्योहार शांतिपूर्वक मनाने का पूरा अधिकार है, मनाने दिया जाना चाहिए, और उसमें कोई खलल नहीं डालना चाहिए। इससे आपसी विद्वेष बढ़ता है। और सब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया, बरेली एक बहुत ही पीसफुल सिटी है, सब मिलकर वहां पर त्योहार मनाते हैं, और वही परंपराएं कायम रहनी चाहिए। जैन साहब, नहीं लगता है कि कुछ लोग हैं जो जहर बोने का काम कर रहे हैं, फिर जहर घोलने का काम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं बहुत पीसफुल सिटी है और बरेली शरीफ के नाम से जाना जाता है, मुस्लिम जो है हिंदू परिवारों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनके त्योहारों में शामिल होते हैं, तो आखिर कौन लोग हैं जो जहर घोल रहे हैं? आ रहे हैं, नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। आपने देखा कार्रवाइयां भी हुई हैं, जो ये
मौलाना तकीर रजा हैं, ये हमेशा 2-2, 3-3 महीने पे किसी ना किसी इशू पे ये ब्लैकमेलिंग करते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। इनको हमेशा समझाया भी जाता है कि ये मत करिए, ये कोई बरेली का इशू नहीं है। कानपुर से शुरुआत हुई, 12 वफात निकले, बहुत दिन हो गए। आप इस इशू को आप 25 दिन बाद मत उठाइए, यहाँ पर ये नहीं माने। तो मैं समझता हूं कि कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम मजबूती से करना चाहिए, और कोई भी अगर इसमें अड़ंगा लगाता है, कोई भी अगर आग लगाने की कोशिश करता है और कम्युनल टेंशन फैलाता है, उसके खिलाफ मेरा यह मानना है, बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स ने जिसमें चैनल पे, कई चैनल्स पे बोल रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता है शहर को आग में झोंकने का, और इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूं कि मेरिट के ऊपर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बाकी एजेंसीज मिलकर कार्रवाई कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, जिससे कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। चलिए मुमताज साहब, आप सुन पा रहे हो। मुमताज भाई, ऐसा नहीं है कि जैन साहब ये कह रहे कि नहीं एक आदमी ऐसा है, बरेली शरीफ क्या था और क्या स्थिति है वो भी बता रहे हैं आप, लेकिन कोई तो है जो गलत कर रहा है वहां पर। और तौकीर रजा के बारे में तो अब खुलकर सामने बात आ रही है कि बिहार से लोगों को बुलाया गया था, तो बिहार से लोग क्या यहाँ जुमे की नमाज अदा करने आए थे या फिर कोई साजिश थी? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि हमारे पूर्व डीजीपी साहब हैं, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही, और दायित्व बात है कि वो पुलिस में रहे हैं तो उसी अंदाज से। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि ये जो कुछ हुआ ये एक दिन का तो था नहीं। अगर ऐसा है तो ये तो पूरा मंसूबा बनाया गया होगा और सारी चीजें लोग गतिविधियां रही होंगी, और जो संदिग्ध लोग होते हैं इनको पता है कि वो ट्रैक किए जाते हैं, उनके फोन मैसेजेज वो सब जो है ट्रैक में लिया जाता है और पता लगाया जाता है कि कहाँ क्या होने जा रहा है। तो अगर इतना बड़ा था तो उनको पहले से अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उन्हें पहले से हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? दूसरी चीज मैं ये देख रहा हूं कि नाकेबंदी कर दी जाती, इतनी भीड़ जमा नहीं हो पाती अगर पुलिस चाहती है तो, बैरिकेडिंग कर दी जाती है। मुमताज भाई, थोड़ा सा फर्क है। आप इस्लाम मैदान में बुला रहे हैं लोगों को वहां प्रदर्शन करने के लिए। अरे भाई, आप जुमे के दिन, आप जुमे में आप नमाज पढ़ने जाएंगे, आपको कौन रोकेगा? धार्मिक मामला कोई रोकेगा भी नहीं। वहां से आप अगर निकलेंगे, कौन रोकेगा आपको? भीड़ तो इकट्ठी होगी। ऐसा है, जब संभल का माहौल खराब था तो यही सरकार थी ना, कैसे जुमा करवाया इसने, आप बताइए? कैसे वहां पे रोका था और कैसे वहां पे पीसफुल था सारा मामला? तो ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो ना कि कैसे रोका जाता। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आना था तो क्या पता नहीं, डीजीपी साहब बताएंगे हमारे, कि गांव के प्रधान लेवल तक की मीटिंग हुई थी कि किसी तरह कोई बात नहीं होगी, जो भी फैसला आएगा उसे सब मानेंगे, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। इतना बड़ा फैसला आया, ठीक है, आज भी वो कंट्रोवर्शियल बना हुआ है अभी भी बयानात, लेकिन क्या कोई एक मुसलमान कहीं एक जगह भी प्रोटेस्ट करता नजर आया? क्या कहीं आपको लगा कि किसी मुसलमान ने पत्थर चला दिया, कहीं कुछ बलवा हो गया, जुमा हो चाहे शनिचर हो चाहे जब हो? नहीं हुआ ना। इसी तरह दूसरी मिसाल में देखता हूं, देखिए, और इससे गौर कीजिए आप, दूसरी मिसाल आप देखिए कि जब महाकुंभ हुआ, करोड़ों करोड़ लोग आए, दुनिया भर से लोग आए, और जब भगदड़ मची तो मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी, मुसलमानों ने स्कूल और मदरसे खोल दिए, और पीसफुल सब कुछ रहा। यही तो चाहिए इस देश में फिलहाल। नहीं, वही तो, अरे तो वही तो कह रहा हूं। एक चीज, एक मिनट, डीजीपी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उस पर भी और गौर कीजिएगा। और वो उन्होंने, जाहिर बात है कि बात में कहा, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से या पिछले चंद वर्षों से, तो पिछले चंद वर्षों से किसकी सरकार है वहां पे, बताइए जरा। तो पिछले चंद वर्षों का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई ऐसा पैदा भी हो तो क्रिएटेड है, इसका मतलब पहले सब कुछ ठीक था। कौन है ना, ये सवाल जिनकी सरकार है उन्हीं से सवाल करते हैं मुमताज भाई। दिनेश जी है ना, सवाल का जवाब देंगे। चंद सालों से दिनेश जी कौन? जी बिल्कुल बिल्कुल अरूप जी, देखिए, दो चीज मैं मुमताज जी के सवाल का जवाब देते हुए और अपनी बात करता हूं कि इन लोगों को संरक्षण देने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था। कि तौकीर रजा कौन है? इनको राज्य मंत्री किसने बनाया था? ये ऐसे लोग तो जिनको समाजवादी पार्टी और उनकी सरकारें इनको संरक्षित करनी थी, इनको बल देती थी, और आज भी ये पार्टियां इनके पीछे खड़े होकर कार्रवाई उपद्रवियों पर हो रही है। तकलीफ किसको हो रही है?
8 साल तकलीफ बाद आपको समाजवादी पहचान पार्टी में को हो रही क्या है, कि ये तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही है। तारिक अनवर वहां से बैठ के कह रहे हैं बिहार से कि कुछ लोग अपने को कानून से ऊपर समझते हैं। यहां कानून से ऊपर मुख्यमंत्री जी अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। यहां पर बरेली में अपने आप को कानून से ऊपर कुछ लोग कर रहे थे। भाई आप ही सवाल उठा रहे हैं ना। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मुमताज दोनों ने कहा कि एलआईओ क्या कर रही थी। अरे एलआईओ के पास ही रिपोर्ट, एलआईओ जब समझी और जानी, जब उसको रिपोर्ट मिली तभी इन लोगों को बुलाया गया, इनको नोटिस दिया गया, इन्होंने एफिडेविट दिया। एफिडेविट देने के बाद इन्होंने इस काम को करने की कोशिश की। अब कैसे भूल जाते हैं। और अभी क्योंकि चंद वर्षों में अब इनके संरक्षण देने वाली सरकार नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार है, जो अपराधियों आतताइयों के साथ खड़ी नहीं होती है, जो उपद्रवियों को संरक्षण देने का काम नहीं करती है, उनका ठीक से इलाज करती है। और दूसरी बात अनुज जी, सपा के अभी प्रवक्ता कह रही थी कि सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में थे, वहां क्यों नहीं हुआ, आसाम में क्यों नहीं हुआ, बंगाल में क्यों नहीं हुआ। यही आप ही ने सवाल खड़ा किया था। आपने कहा कि चुनाव इसलिए हो रहा है, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने सवाल किया, यही स्थिति रही जम्मू कश्मीर में। 27% से आज हिंदू नगर हो गए। अगर योगी आदित्यनाथ जैसा शासक वहां होता, अगर वहां भी ऐसा मुख्यमंत्री होता तो आज वहां भी हिंदू सुरक्षित होते। पश्चिम बंगाल में भी अगर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होता तो आज भी वहां के हिंदुओं को इस तरह से रहने के लिए बाध्य न होना पड़ता। कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है जिसकी बात आप करें, आसाम की क्या स्थिति हो गई। और मैं यही तो कह रहा हूँ कि अनूप भाई प्रयोग कहाँ हो रहा है, प्रयोग वहां करने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, ये लोग समझ गए हैं अब प्रदेशों में और देश में ना तो योगी से लड़ पा रहे हैं ना मोदी से लड़ पा रहे हैं। जब ये सीधे लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, हर तरह की लड़ाई लड़कर फेल हो गए हैं, तब इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप करने की कोशिश की है। अब इन लोगों के पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इन उपद्रवियों के पीछे। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर दूसरे देश में कहते हैं, दूसरे देश में कहते हैं कि सारी संस्थाओं को कुचला जा रहा है, विपक्ष को मोरलाइज किया जा रहा है। अपने देश में कहने के लिए संसद है, उनको कहने की जगह नहीं है। आज यहाँ पर बिहार में चुनाव है लेकिन वो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं बोल पाएंगे। वो दूसरे देश में जाकर देश को अपमानित करने का काम करेंगे। और यहाँ कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये इन उपद्रवियों के सहारे खड़े होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। नैतिकता है तो चुनाव लड़ियो, मुद्दे के साथ चुनाव लड़िए। मैं आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा पूजा जी। किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। चलिए आप दोनों को रोकूंगा, मैं वापस आऊंगा। मैं दिनेश जी, पूजा जी, मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि सवाल उठे हैं एलआईयू पर भी। जैन साहब हमारे साथ है, पूर्व डीजीपी हैं। जैन साहब, ऐसा लगता है कि हर जगह पॉसिबिलिटी है कि एलआईयू हो, हर जगह मुमकिन है कि हर खबर हो। अगर ऐसा होता तो शायद कहीं क्राइम नहीं होता, पहले रोक दिया जाता। संभावना है, ऐसी संभव है हर चीज पता कर ले एलआईयू? देखिए, एलआईयू के बारे में लोगों को गलतफहमी रहती है। एलआईयू के चंद गिने चुने कर्मचारी जनपद में होते हैं। ये इंटेलिजेंस कलेक्शन का मुख्य काम स्थानीय थाने चौकी का होता है, क्योंकि उनका पब्लिक से संपर्क रहता है। बिल्कुल। और एसएचओ, चौकी इंचार्ज, जो उनके ऊपर सीओ हैं, एसपी सिटी हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है। एलआईयू वाले भी बीच बीच में इनपुट देते रहते हैं कि इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये बहुत दिनों से पता था, ये ऐसी बात नहीं है कि कोई गुपचुप हुआ, तैयारी थी। ये भी पता था कि ये नहीं मान रहे हैं। पहले एक पैड पे निकाला गया कि नहीं, कोई आंदोलन नहीं होगा, फिर उसको नकार दिया गया, फिर एक मैसेज दूसरा भेज दिया गया। सब बरेली पुलिस के पास में सारी डिटेल्स हैं, एसएसपी के पास, कि कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को बुलाया गया, क्या क्या कहा गया, किस किस ने किसको फोन करके बुलवाया, ये सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। उसी के अनुरूप एक्शन हो रहा है। एक और आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा, जब एक वक्ता बोले तो दूसरा ना बोले, कुछ समझ में ही नहीं आता कि कोई क्या कह रहा है। पिछले वक्ता को मैं तो नहीं सुन पाया कि उन्होंने क्या कहा, आवाज सबकी कट जाती है। तो जितना टाइम जिसको स्लॉटेड है वो उतने समय में बोले, अपनी बात को रखे। कोई इस समस्या का समाधान आपके चैनल पे नहीं होने जा रहा है।
यहाँ तो अपना अपना एक मंतव्य रखा जाना है, अपना अपना व्यू पॉइंट रखा जाना है। मैं भी अपना व्यू पॉइंट रखने आया हूँ। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि किसी को भी अधिकार नहीं देती है कोई कानून कि वो दूसरे के त्योहारों में हस्तक्षेप करे, उसको उसमें सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करे। बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स ने, फिरंगी महली जी को जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने इस बारे में अपील भी की है कि भाई ये सब नहीं करिए, ये ठीक नहीं है प्रदेश के लिए। शांति चल रही है, चलती रहनी चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। हर किसी को अपने त्योहार मनाने का वो है। कल कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा और दूसरे के त्योहार में विघ्न डालने लगे तो ये तो बड़ी खराब परंपरा होगी। मैं तो बता चुका हूं, बरेली में तो इतना पीसफुल रहता है कि वहां तो पुलिस फोर्स की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी त्योहारों में। हम लोग खड़े हो जाते थे, सब जुलूस जलसे सब निकलते रहते थे। तो वही परंपराएं बरेली में कायम रहनी चाहिए। और पर अगर कोई उसको आग लगाने का प्रयास कर रहा है, कोई अगर इसके पीछे साजिश हैं, तो उनका पता लगाकर उनको उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी करना जिला प्रशासन और पुलिस का दायित्व है। और जैसा मुझे मेरे संज्ञान में आया है कि वो लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ पे एसएसपी, डीआईजी, एडीजी वगैरह जो हैं मेरे साथ रहे हैं, सब बहुत उत्कृष्ट स्तर के अधिकारी हैं, लगे हुए हैं, जिससे शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था वहाँ पे कायम रहे। और उसमें सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए, उसमें कोई आग लगाने का प्रयास किसी को भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जैसे मिलजुल कर आपस में सौहार्द से रहना चाहिए, बिल्कुल वही होना चाहिए। पूजा जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप एलआईयू को लेकर सवाल उठा रहे थे, हो सकता है कि आपको अभी जवाब मिला हो। जैन साहब ने जो जवाब दिया, एलआईयू बहुत बड़ी टीम नहीं होती है, लेकिन अगर आप जो कह रही हैं कि भाई एलआईयू थी, वो क्या कर रही थी, तो आपने सुना कि पता था उन्हें, उसके बाद उन लोगों को बुलाया गया, सब कुछ किया गया। और अगर ऐसा होता पूजा जी, तो शायद देश में नहीं, कहीं भी कोई क्राइम नहीं होता, पहले पता चल जाए कि भाई क्राइम होना है, रोक दिया जाता। जी अनुपम जी, जो है जैन जी की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी जी कि किसी को भी भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। तो मैं जैन जी से, मेरा प्रश्न है कि 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया था वो भड़काऊ था कि नहीं? जब जो है 4 सितंबर से माहौल खराब हो रहा था उत्तर प्रदेश का, 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया वो आग में घी डालने वाला था कि आग में पानी डालने वाला था? जिसके कंधों पर पूरा के उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है और वो भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसके बाद में आ जाते हैं कि एलआईयू की जो मैं बात कर रही हूँ, अगर एक जगह फेलियर हो रहा होता है एलआईयू का तो हम मान रहे होते। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि हाथरस से लेते हुए, बहराइच से लेते हुए, संभल से लेते हुए, कानपुर से लेते हुए 1 2 3 4 नहीं 5 6 10 फेलियर हो गए हैं। तो ये लगता है कि ये फेलियर नहीं है, ये क्रोनोलॉजी है कि पहले आप जाने दो, दंगा हो। जब तौकीर रजा ने बयान दिया तो तौकीर रजा का कौन सा विदेश भाग गया हुआ था? बयान देते, आप उसके ऊपर एफआईआर करते, उसको आप उठा ले जाते, उसको जो है पीछे कर दे कि आप जो है उत्तर प्रदेश के माहौल खराब कर रहे हैं। जो हिस्ट्री शीटर होते हैं, हमें पता है कि अगर थाने में कोई त्योहार वार रहता है तो उस एरिया में जिनके ऊपर में गंभीर धाराएं या धाराएं लगी रहती है, जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, उनको उठा लिया जाता है, उनको नजरबंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये माहौल खराब कर देंगे। जब तौकीर रजा का इतिहास ही यही है तो आपने क्यों नहीं नजरबंद कर दिया? आप जो है समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को, अगर वो कहीं किसी पीढ़ी से मिलने जा रहे होते तो तुरंत पहुंच जाते हैं घर पे, बंद कर देते हैं। ये भी मुझे पूछेगा जैन जी से, क्या ये नियम नहीं है कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं त्योहार के समय में, चुनाव के समय में, ऐसे लोगों का अगर उनके पास में लाइसेंस है तो लाइसेंस जमा करा लिया जाता है अगर असलहे के हैं, और अगर वो जो है घर पे है तो उनको नजर बंद कर लिया जाता है या फिर थाने पे बुला लिया जाता है, जब तक कि वो फेस्टिवल या चुनाव का जो माहौल है वो खत्म ना हो जाए, वो अपना बस राइट का एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों नहीं हुई थी? और मेरा ये सवाल बिल्कुल है जैन जी से कि बताएं 27 तारीख, जब 4 तारीख से जो है उन्माद धीरे धीरे फैल रहा था, तो 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बोलना चाहिए था कि ये जय महाकाल प्रोसेशन या फिर आई लव मोहम्मद प्रोसेशन, आई लव बुलडोजर, आई लव योगी, ये सारे प्रोसेशन बंद कर दीजिए, थोड़ी शांति व्यवस्था बनाइए। कि ये कहना था कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। बिल्कुल पूजा जी, मैं सवाल आपका है वही जवाब लूंगा जैन साहब से, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के बाहर भी आई लव अखिलेश लिखा हुआ था, किसी ने बंद तो नहीं कराया उसको? जैन साहब आप जवाब दे दीजिए पूजा जी को। करा देते, नहीं, किसी ने बंद नहीं कराया, किसी ने बंद नहीं कराया उसे, उसका भी जिक्र कर लीजिए। कैसे, कहाँ कंपेयर कर रहे हैं?
ये जो अभिव्यक्ति की आजादी होती है ना, वो लिमिट क्रॉस करता चला जा रहा है। अब व्यक्ति की आजादी के नाम इसीलिए पे बंद नहीं हुआ पूजा जी। अभिव्यक्ति की आजादी, तो पड़ोसी पूजा को जी, दिक्कत हो जा रही है, वो जा रहा है अभिव्यक्ति पुलिस की के पास आजादी में, भी तब पुलिस तक जो है जब तक किसी को पड़ोसी नहीं परेशानी ना समझा हो। रहा है कि उसके अगर private premises अगर में उसने लिखा है आपके अगल बगल कोई लोग बैठे हो, पब्लिक जगह पे नहीं लिखा है, उसको नहीं समझा रही होती अनुपम जी, बल्कि जिसने अपने प्राइवेट प्रीमिसेस पे लिखा हुआ आलम मोहम्मद, उसको जाकर के डिटेन कर रही होती है पुलिस। नहीं, आपको पूजा पता है जी, कि 4 आप- सितंबर को अनूप जी, पर उससे पहले की घटना है हाँ। ये जो बात कानपुर की चल रही है, जो एक बार्बर ने अपनी दुकान पे आलम मोहम्मद लिखाया था। अगर पुलिस उसी समय जो है, अनूप जो जी, व्यक्ति गया था उसे एफआईआर करने के लिए, कह देती कि उसका राइट है, उसने अपने दुकान पे लगाया हुआ है, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आपत्ति हो रही है तो चले, आप भी मैं अपने घर के आपका सामने जवाब जो दिनेश जी हमारा भी चाचा दे देंगे। का मैं घर है, जैन साहब के लगा पास लीजिए। आऊंगा। जैन साहब, भड़काऊ बयान को लेकर पूजा जी पूछ रही हैं, आप सुन पाए होंगे सवाल। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस जो है ये एक बड़ा डेलिकेट मुद्दा है। मैं 37 साल मेरी करीब करीब सर्विस जो है वो फील्ड की ही है, सिविल पुलिस की ही है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जब पता चलती है कोई बात तो उसमें बुला के बात कर ली जाती है, किसी को भेज दिया जाता है और ये डिस्कशन चला करते हैं। ये बहुत सी जगह पर होता है जिसकी अंदरूनी जो डिटेल्स होती हैं उसकी जानकारी पब्लिक को नहीं मिल पाती है। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन, पुलिस इन सब चीजों से बेखबर रहता है, उन्हें सब जानकारी रहती है। बीसीओ टेलीफोन्स इंटरसेप्शन पे रहते हैं, बहुत सी जानकारियां हासिल की जाती हैं, अगल बगल के जनपदों से भी रिपोर्ट्स आती हैं, सबको कोलेट किया जाता है। एडीजी वगैरह रैंक के जो अफसर्स ऊपर रहते हैं, डीआईजी रैंक के, आईजी रैंक के, उनका काम ही यही है कि वो भी अपने अपने पूरे क्षेत्र में इंटेलिजेंस कलेक्ट करते रहें। हर चीज में प्रिवेंटिव एक्शन ही नहीं लिया जाता, जो कि जैसा कहा जा रहा है कि जब भी कोई बात हो पकड़ के लाके बंद कर दो। उससे कभी कभी मामला अगर सुलझने को होता है तो कभी कभी उल्टा भड़क सकता है। ये बात समझनी चाहिए। तो इसको जिला प्रशासन हमेशा बैठकर मीटिंग्स में असेस करता है कि इसमें फर्दर एक्शन क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या एक्शन लेने से मामला इसको भड़केगा तो नहीं। क्या मैं लखनऊ का आईजी रहा हूं, आईजी जोन रहा हूं करीब 5 साल। यहाँ पे शिया 4 पोस्टिंग्स मेरी रही हैं। यहाँ पर हमको हमेशा एसेस करना पड़ता था कि शिया सुन्नी विवाद में कितनी इस समय क्या स्थिति चल रही है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। पर इसका निदान ये नहीं था कि आपने पता चला कुछ शिया नेताओं को पकड़ के अरेस्ट कर लिया, उधर आपने कुछ सुन्नी पकड़ के अरेस्ट कर लिए। उससे काम नहीं चलता है, उससे कभी कभी हिंसा और भड़क जाती है। तो ये हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें किसको डिटेन करना है, किसको वार्निंग दिलवानी है, कहां पर हमको डिप्लॉयमेंट बढ़ा देना है, कहां पर हमको इंटेलिजेंस कलेक्शन बढ़ा देना है, कहां पर जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, सिविल डिफेंस के वार्डन्स उस क्षेत्र के हैं उनको एक्टिवेट करना है। मैं 20 बातें हैं जो मैं बता सकता हूं, उसमें बड़ा लंबा समय लगेगा। बहुत उसकी प्रक्रियाएं होती हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं और तब जो है हम कोशिश इस बात की करते हैं, इस प्रकार का प्रदर्शन पुलिस का होता है कि लोगों को ये लगे कि इनकी तैयारी पूरी है और अगर कहीं हमने हिंसा करने का प्रयास किया तो पुलिस बड़ी कठोर कार्रवाई कर देगी, और उसी में कभी कभी हमारा जो काम है वो निकल जाता है। तो हर चीज में अरेस्ट से ही काम नहीं चलता है। बिल्कुल। ये देखिए एक वेलफेयर स्टेट है इंडिया, जो है एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में ये काम नहीं होता कि आप किसी को पकड़ के बंद कर दें। बहुत से जो आपत्तिजनक नारे हम लोग जब सर्विस में थे, एसपी सिटी थे, एएसपी थे, कोई लगा देता था, झांकी में लिख देता था, उसको बातचीत करके समझा बुझा के भाई मुन्ना करके उसको उतरवा देते थे कि भाई इस टाइप की कोई चीज मत करिए, इससे जो है विवाद आगे चल के बढ़ेगा, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। उतार देते थे, लोग बाग मान जाते थे। अब थोड़ा सा लोग बाग हट करने लगे हैं कि नहीं हम करेंगे साहब। तो जैसे उन्नाव में प्रोसेशन निकला, उसमें आपत्तिजनक नारे और लगा दिए देखिए गए। कोशिश तो पहले ये नहीं होना कोशिश यही चाहिए, होती है ये पुलिस नहीं होना प्रशासन की, चाहिए। पहले समझाइश दी जाए, किसी तरह समझाया जाए, बहुत बात बिगड़ती है तब मामला लाठीचार्ज तक पहुंचता है। मुमताज जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और कहा कि इसके पीछे का सच क्या है, लेकिन आप जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है, कई बातें निकलकर सामने आई। ये भी बात सामने आई कि तौकीर रजा बहुत पहले से प्लानिंग में था किसी बड़ी रैली की या फिर इस तरह के कोई इस तरह से कोई भीड़ जुटाने की कि उनका रुतबा एक बार फिर से बढ़ जाए। लोग ये कह रहे जो उनके साथ है, जो पुलिस के साथ थे, पुलिस ने उनसे इंटरोगेशन किया, ये पता चला कि उनका रुतबा थोड़ा कम हो रहा था, इस वजह से उन्होंने बुलाया था इसे।
क्या इससे भी इनकार करेंगे आप? देखिए, वो पॉलिटिकल आदमी है अनूप जी, आपको पता है, और पॉलिटिकल आदमी जाहिर है कि मौके की तलाश में होता है। वो ठीक है, वो उसको हो सकता है कि पोलिटिसाइज उन्होंने किया, और ये हुआ, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम शुरू से एक बात कह रहे हैं, तमाम टीवी चैनलों पे मैंने ये अपील भी की थी कि देखिए 12 रबीउल ईद मिलादुन नबी हो गई, अगर वहां पे किसी ने गुस्ताखी की तो ठीक है, आपने प्रोटेस्ट कर लिया, आपने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है, सरकार तक मैसेज पहुंच गया है, अब इसको बंद कर देना चाहिए, अब इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। मैंने हर चैनल पे कहा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब जैसा कि आपने कहा कि बिहार पहुंच रहा है, फिर अभी और दूसरी जगह होगा, वहां पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें बीजेपी शामिल नहीं है। आप ये कह दें हम इसको नहीं मानेंगे। इसमें देखिए, अगर हर सियासी पार्टी माइलेज तो लेना चाहती हो, कुछ ना कुछ ऐसा चाहती है कि हो कि जिसका हमें फायदा हो। और बार बार हम कह रहे हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला था तो योगी जी ने जिस तरह का बयान दिया है, वो बयान देने के बजाय तमाम अफसरान को बुलाते और कहते हैं कि इसको जो है अपने तौर पे बिल्कुल से इसको हल करो। लेकिन वो जैसे आते हैं, बयान देते हैं जिस तरह का, लेकिन मैं सवाल फिर वही करूंगा कि ठीक है, उन्होंने सबक सिखा दिया और वो बताना चाहते हैं किसकी सरकार है, भूल गया था। लेकिन सवाल ये है कि आज क्राइम क्यों बढ़ गया यूपी में, इसका जवाब कौन देगा? आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहां पे उत्तर प्रदेश खड़ा है, इसका जवाब कौन देगा? इसके अलावा मैं फिर कह रहा हूं कि बेरोजगारी का मसला हो, नौजवान सड़कों पे उतरता है तो उस पे भी लाठीचार्ज। एक चीज और मैं अनूप जी कहना चाहता हूं, जी बिल्कुल, मैं कभी भी नहीं कहता जो गलत हैं, जो शरपसंद लोग हैं, बदमाशी कर रहे हैं, पुलिस इसीलिए होती है कि उनको सबक सिखाए, उनको रोके, उनको मारे पीटे, मुकदमा करे, मैं उससे इनकार नहीं करता। ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है और ये उनकी मजबूरी है कि ऐसा वो करते हैं। लेकिन एक तरफा क्यों? जब मैं कह रहा हूं फतेहपुर में जब मकबरा पर हुआ तब तो पुलिस खड़ी रहती है, पुलिस कुछ नहीं कहती। इसके अलावा कांवड़ में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहीं आपने देखा कि इस तरह से लाठी चलाई गई हो? कांवड़ियों ने क्या, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सारे लोग ऐसे नहीं, लेकिन कुछ उपद्रवी तो उसमें थे। स्कूल की बस भी तोड़ी, एक पुलिस ऑफिसर को भी मारा वहां पे, और बहुत सारी चीजें सामने आई थी। और आ जाइए, मैं डीजीपी साहब हैं यहाँ पे, करनी सेना के लोग कितनी बड़ी तादाद में जमा हो गए थे आगरा में, और यही समाजवादी पार्टी के एक दलित जो सांसद थे उनके खिलाफ तलवारें लेकर के, तब तो लाठी नहीं चली। और जब लाठी नहीं चली तो जाहिर है कि उस तरीके के हालात नहीं। देखिए, अगर गिनाने की बात आएगी मुमताज भाई तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब आप अतीक को ले लेंगे, आप मुख्तार अंसारी को ले लेंगे, और जिनकी गिरफ्तारी हुई है अभी बरेली में, आपको बता दूं तौकीर रजा के रिश्तेदार जिन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ काटने की धमकी दी थी। अब किनका एग्जांपल देंगे? देखिए, एक मिनट, अतीक अहमद हो, पॉलिटिशियन थे, कई बार मेंबर असेंबली रहे, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, ठीक है। और इस तरह की बात करेंगे तो अभी 200 शस्त्र पूजा जब हुई तो 200 असलहे राजा भैया ने दिखाए, लेकिन वो तो चूंकि शस्त्र पूजा है और वो सब जायज है। 200 जायज है, आप सवाल लाइसेंस पे कर सकते हैं, लाइसेंस है या नहीं है, ये तो ये सवाल है। सवाल उसके आधिकारिक होने पर है। अगर आप दिखा रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ होगा आपके पास। मामला से मामले हल नहीं होते। उस सरकार जब ओथ लेती है, कोई सीएम बनता है तो ये कसम खाता है कि हम बगैर भेदभाव के सरकार चलाएंगे लोगों के साथ। लेकिन क्या आपको ईमानदारी दिल पे हाथ रख के बताइएगा अनूप जी, क्या आपको लगता नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि ज्यादती होती है, जहां पे काम ऐसे भी चल सकता है कि उनको घेर लिया, भाई इतनी पुलिस है वो करके, लेकिन जिस तरह से मतलब अफरा तफरी, कई ऐसे मौके आए जहां सरकार चाहती है कि अच्छा हो जाए। आप जो कह रहे हैं मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप जो रोक रही है आपको, आप उस पर पत्थर चलाने लगे, उनसे धक्का मुक्की करने लगे, क्या ऑप्शन है आपके पास? अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप दूसरा गाल आगे कर देंगे, हो सकता है, फिर मार दे, फिर क्या करेंगे? अनूप जी, मैं इस पे भी एक चीज पूछना चाहता हूं। जब कश्मीर में पत्थर बंद होता है तो सरकार बहुत पीठ थपथपाती है, होना भी चाहिए कि थपथपाए था, हमने कश्मीर में पत्थर बंद कर दिए। लेकिन अगर पूरे देश में पत्थर चलने लगा तो इसकी जवाबदेही किसकी? क्यों चलने लगा हमें बताइए। और एक ही तरह का मॉड्यूल ये क्यों सामने आ रहा है?
कि पत्थर चल जाता है, पत्थर चल जाता है, पत्थर। अरे भाई ऐसे भी वीडियोज आए, और उसी बरेली से एक वीडियो चल रहा है जिसमें देखा गया कि छत से कुछ लोग खड़े होकर के पत्थर चला रहे हैं। तो ये इसकी जिम्मेदारी देखने की, चेक करने की किसकी होती है? क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसा? सब पर एक्शन हो रहा है, मैं सीसीटीवी से इनकार चेक नहीं कर। करता हूँ, शरपसंद होते हैं, दिनेश जी, शरपसंद होते हैं, गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं, अनूप पत्थर भाई, चलता है, मुमताज जी आप सुन इससे लेते इनकार हैं, नहीं है। सुन लेते हैं दिनेश जी को भी। बोलिए अनूप दिनेश जी। सबसे बड़ी समस्या मुमताज जी जैसे लोगों के साथ यही, और यही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रही थी कि प्रदेश के मुखिया को इस तरह की बातें करनी चाहिए। अरे समाजवादी पार्टी को आदत पड़ी है, इनके मुखिया किस तरह की बातें करते थे पता है? अतीक अहमद के यहां जब पुलिस जाती थी और अतीक अहमद जब उनको बैठा लेता था, जाने नहीं देता था, तो उस समय मुलायम सिंह यादव गिड़गिड़ाते थे, अतीक भाई प्लीज, आपको मेरी कसम है, इनको छोड़ दीजिए। यही भाषा मुमताज जी आपको सुनने की आदत पड़ गई है। निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन का डर आताताइयों को होना चाहिए, उपद्रवियों को होना चाहिए। जो सर्व सामान्य लोग हैं उनको अपना दोस्त, शासन और प्रशासक उनको अपना दोस्त लगना चाहिए। पुलिस और प्रशासन के लोग और शासन के लोग उनको अपने दोस्त लगने चाहिए। लेकिन जो उपद्रवी हैं उनके अंदर शासन और प्रशासन का बिल्कुल भय होना चाहिए। जिस पुलिस की बात मुमताज भाई बार बार आप करते हैं, अरे कोई जो पुलिस का जवान है हमारे आपके परिवार से ही है ना, उसके भी दो हाथ और पैर हैं। आपका भाई होगा, हमारा भाई होगा, किसी का भाई होगा। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि आप उपद्रव की, देखिए वो दिन लग गया उसी बरेली में, कर्फ्यू भी लगता, क्या जरूरत है? और 15-15 दिन कर्फ्यू लगता था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कर्फ्यू लगने की सोच छोड़ दीजिए, अब दंगे और उपद्रव करने की बात भी मत सोचिएगा। निश्चित तौर पर ये भय होना चाहिए, प्रशासन का और पुलिस का डर होना चाहिए। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के जेहन में डर होना चाहिए। और आपको तकलीफ होती थी जब कार्रवाई की जाती थी जम्मू कश्मीर में, पत्थरबाजों पर तकलीफ यहाँ के राजनीतिकों पर होती थी, आज भी तकलीफ होती है। जब उपद्रवियों पर कार्रवाई की जा रही तो तकलीफ उनके परिवार को नहीं हो रही। तकलीफ यहाँ जो स्कॉलर बन के बैठते हैं या दूसरी पार्टी के जो प्रवक्ता बनकर बैठते हैं उनको तकलीफ होती है। यह तकलीफ होनी जायज है। हमें तकलीफ नहीं है। कब से शुरू हुआ? अभी जैन साहब कह रहे थे ना, अभी कुछ वर्ष क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ये लोग उनको सपोर्ट करते थे। जब से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, इनको बैन समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि शासन को एक नजरिए से देखना चाहिए। अरे उत्तर प्रदेश या भारत सरकार की कौन सी योजना है जिसमें सरकार ने कोई भेदभाव किया है? सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिला है। हम नहीं कहते हैं, कभी भी योगी जी नहीं कहते हैं, योगी जी कहते हैं सरकार सबके लिए है, किसी भले मानुष के लिए, चाहे किसी धर्म जात पंथ पंजाब का हो। भाजपा देती है। अरे क्या बात कर रहे हो? अगर इन तरह के किसी भी उसमें उपद्रव में शामिल नहीं है तो उनको सारे शासन और प्रशासन के लोग उनको मित्र नजर आते हैं। लेकिन अगर उपद्रव में शामिल होगा तो निश्चित तौर पर उसको पुलिस की लाठी का भय होना चाहिए और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस तरह की किसी बात की हिमाकत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनकी 7 पुश्ते याद रखेंगे और 7 पुश्ते याद भी रखना चाहिए। आने वाले पुश्ते भी इस तरह के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम न करने पाए। और जब भी कोई अपराधी, जब भी कोई आतंकी, समाजवादी पार्टी के शासन थे, हमें ये बताइए, समाजवादी पार्टी का शासन था, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे रामपुर हो, वहां की बम की घटनाओं में उन आतंकवादियों के जमानत के लिए हाईकोर्ट कौन पहुंच गया था? उनके मुकदमे वापस लेने के लिए हमें बताइए ना, बुलडोजर दिखाइए हमें। यादव जी पहुंचे थे ना, और जब फटकार लगी तब वापस आए। तो किसी भी, हम कह रहे हैं किसी भी जाति धर्म पंथ और मजहब का हो, अगर वो अपराधी है तो उसके साथ सरकार नहीं खड़ी है। लेकिन अगर कोई इस तरह से आतंक फैलाने की कोशिश करेगा, यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगा, तो योगी जी की पुलिस उससे उसी भाषा में निपटेगी और निपटना चाहिए। और तो मैं ये कहता हूं कि निश्चित तौर में इसी तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जब इस तरह का भाषा होगा, जब देखेंगे ना कि शासन का मुखिया क्या चाहता है, तो पुलिस का मनोबल भी बढ़ता है। उस समय पुलिस कार्रवाई करती थी, मैं रुकूंगा, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, मैं पूजा जी के पास आऊंगा। पूजा जी के पास आता। पूजा जी, मेरा सवाल पहले भी यही था कि उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, बिहार में हालांकि चुनाव है,
वहां रोटियां सेकी जा रही इस पर। अब ओवैसी साहब वहां कह रहे हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो भाई जहां है वहां के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं वहां के लोगों को साधने की कोशिश है क्या ये? तो ये बात तो जो भाजपा पे लागू होती है ना, सब पे लागू होती है कि अगर जो है जो जहाँ की बात है, जहाँ का मुद्दा है, वहीं पे बात करिए। हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जा रहे होते वहीं अतीक अहमद का माला जाप कर रहे होते। जैसे भाजपा के प्रवक्ता माला जाप कर रहे थे अतीक अहमद का। हमें नहीं समझ में आता है कि जो लोग दुनिया में ही नहीं रहे, जो आपके कस्टडी के अंदर जो है लोगों ने भेजा, गुंडे बीच में नहीं बोलता हूँ, लेकिन अनूप भाई इतना मैं कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए दिनेश जी, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब होनी चाहिए। माला जपते रहे। आज रावण नहीं है, लेकिन रावण दहन होता है। उसके बाद लाठीचार्ज करने की बात कर रहे थे। हाँ, अगर लाठीचार्ज करने की बात करें ना, उस रूप में क्या रावण है, लेकिन रावण दहन हो रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। समाज में जो अच्छाई है, जो अच्छे प्रवृत्ति के लोग हैं पूजा जी, उनकी चर्चा होनी चाहिए। और समाज में जो गलत तरह के लोग हैं, जो इस तरह के गलत कृत्य किए हैं, उनका उदाहरण भी समाज को देना चाहिए। ये हमेशा से रहा है, ये कोई गलत बात नहीं है पूजा जी, सिर्फ और सिर्फ उत्तर ये कोई गलत बात नहीं है। इस तरह से जो आताताई रहे हैं, जो मिट्टी में मिलाए गए हैं, उनकी चर्चा को कोई रोक नहीं सकता है। आज भी हो रहा है, कल भी होगा और आने वाले समय में होगा। आज प्रभु राम की भी चर्चा होती है और रावण की भी चर्चा हो रही कि नहीं हो रही? अरे भाई, अगर उनकी चर्चा होती तो आपको तकलीफ होती। प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं चाइना के सामने में, समाजवादी पार्टी कोई नहीं गिड़गिड़ा रहा है, कोई नहीं गिड़गिड़ा रहा है। यही तो हालत है आपको, यही तो हालत है, यही तो हालत है। आप स्वाभिमान के साथ भारत कैसे खड़ा है? आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कैसे हो गए? आज समाजवादी पार्टी को यही तो चिंता हो रही है। आज तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत किस तरह से, देखिए इतने टैरिफ लगने के बाद भी भारत किस तरह से मजबूती से खड़ा है। यही तकलीफ आपको हो रही है। जब कहीं आपको भारत का शोर दिखता है तो आपको चलिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ऐसी बातें शायद एक दूसरे को भी समझ में ना आ रही होगी। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में जुड़े आप तमाम लोग बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश जी, पूजा जी, मुमताज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए जहां भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है उसके पीछे मंशा भी समझ जाइए कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो कार्रवाई होगी। और ऐसा भी नहीं है कि किसी निर्दोष को पकड़कर जेल भी भेज दिया जाएगा। कानून है, प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया है। दोष साबित होगा तभी आप पर एक्शन भी होगा, सजा भी होगा।